मोहन बाबू, पर ये ऐसा तो है नहीं, स्वतः स्फूर्त लग रहा था, जैसा दिबांग ने भी आपके आने से पहले विश्लेषण किया। ये पुरानी नाराजगी थी और तैयारी भी पूरी थी। ये ऐसे नहीं स्पॉन्टेनियस कोई आंदोलन कल शुरू हुआ, इसकी तैयारी पहले से थी। देखिए, तो क्या ये एक बड़े बदलाव की वानगी हम देख रहे हैं नेपाल में? मैं 22 से और 25 अगस्त तक नेपाल में ही था और वो किसी और कारण से नहीं था। प्रदीप गिरी, जिनको सब लोग जानते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उस पर बुलाया। उस पर मैंने ये कहा था कि सरकार की विफलताओं को, लोकतंत्र की विफलता लोग धीरे धीरे मानने लगे हैं। लोगों में निराशा थी। मैं जो चीज़ें आपके सामने नहीं आई हैं वो रखना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या हुआ, और इससे हिंदुस्तान की सरकार को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने ये जो सोशल मीडिया बैन किया, जानते हैं वो टैक्स देते हैं वो लोग, लेकिन चूंकि नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पर्दाफाश हो रहा था, जैन उसके नहीं, लोग रोज डाल रहे थे। अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है कि इनका लड़का ये कर रहा है, इनका लड़का ये कर रहा है, और उसमें कैप्शन होता था कि टैक्स हम दे रहे हैं, लूट ये रहे हैं। नंबर 1, जैसे यहाँ पर संस्कृत हिंदी का बड़ा ज्ञान बांटा जाता है, पर केंद्रीय मंत्रियों की मैंने पूरी लंबी वो अलग चीज, पढ़ाई अलग, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई अलग चीज है बंधु। यहाँ किस तरह की जीवन वो जी रहे हैं, कहाँ नाच रहे हैं, कितनी बड़ी इनकी बिल्डिंग है। अच्छा, सारी चीजें डाल दी गई थी लगातार। और इसी बीच क्या हुआ कि इन्होंने बैन किया। हिंदुस्तान की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो लोग टैक्स देते थे, लेकिन असली मसला ये था कि मिस्टर ओली चाहते थे कि उनके खिलाफ जितने कंटेंट हो वो उनको बताए जाएं। फेसबुक ने कहा कि हमारी ये नीति नहीं है। उसके बाद जब ये ज्यादा नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें आने लगा तो इन्होंने उसको बैन कर दिया। और बैन करने के बाद गुस्सा क्यों हुआ, एक मैं आपको बताऊं। एक तो लड़के लड़कियां आजकल 24 घंटे, या कोई भी इंसान 2 घंटे आप अपने ड्राइवर से अगर आप मोबाइल ले लीजिए तो वो आपकी नौकरी छोड़ देगा। तो एक तो वो आदत, एडिक्टेड थे। दूसरा जो बड़ा कारण था कि अधिकांश के माता पिता, भाई, चाचा विदेशों में चले गए हैं नेपाल के। तो ये जो लड़के लड़कियां हैं, इनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, डर गए। क्या अभी भी हिंदुस्तान से आप फोन करिए तो लैंडलाइन पर जो है ISD में 1000 रुपया लग रहा है। एक वो तत्कालिक कारण वो बना, और इसके पीछे कई लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं। मतलब बड़ा संदेश ये है सरकारों के लिए कि युवा की, आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश मत करो, आवाज दबाने की कोशिश मत करो। और मोदी जी में और ओली जी में कुछ समानताएं थी। हाँ, ये तो आप खोजेंगे ही, नहीं बोलेंगे। नहीं, विपक्ष का काम अपनी जिम्मेदारी अब निभाने लगे। सरकार पूरी तौर पर सिविल सोसाइटी से कट चुकी थी। अब जैसे जो अभी मैं करेक्ट कर दूं कि ओली जो हैं वो सेना के कब्जे में है, यानी अपने रिक्वेस्ट करके अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास हैं। हवाई अड्डा बंद कर दिया गया, सेना के विमान से ही, हेलीकॉप्टर से ही भागे हैं, जो अभी खबरें आई हैं। अब वो पुष्ट नहीं हो पाई है। हमारी जो अभी रास्ते में जो बात हुई है वो यही हुई है कि सेना के कब्जे में है, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आए हैं। दूसरी बात क्या है कि जो वहां जो युवाओं का था या किसी भी वर्ग का, मैंने निराशा देखी थी वहां। और आइडियोलॉजिकल कोई बहस नहीं थी। यानी आपको ताज्जुब होगा कि कभी भी कोई पार्टी किसी के साथ सरकार बना रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बनता। तो मौका परस्ती हो रही थी और सब इसमें मिले हुए थे। अनुराग भदौरिया, क्या वहां पर अब आपने आंदोलन तो कर दिया, हालात बदलेंगे या हालात और बिगड़ेंगे? मैं एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आपका जवाब देता हूं। आदरणीय त्यागी जी ने देखो कितनी अच्छी बात कही। कह रहे हैं, उन्होंने सही बोला, 1975 से 77 की इमरजेंसी थी और आप लोग रोड पे लड़ रहे थे। आज अपनी बात कहने के लिए आपको कहना पड़ रहा है कि एकांत में हम बताएंगे। टीवी पे बोलने से डरते हैं। सोचिए आप, ये हालत आज इस देश के अंदर में है कि आप टीवी पे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, एकांत में आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। ये फर्क 1975-77 से के बीच और आज के बीच में है। दूसरी बात, जहां तक नेपाल की बात है, तो मुझे तो नेपाल के जो वहाँ लोकतंत्र था उसको देखना चाहिए था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, उसको देखना चाहिए था कि बांग्लादेश में क्या हुआ। जब असमानताएं बढ़ेंगी, जब लोकतंत्र को आप इसकी जो चुने हुए नेता उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे,
और वो जिन जनता जिनको चुन के भेजती है उनके प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, वो अपने बारे में सोचने लगेंगे और अपने लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति भयावह स्थिति पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाए रखने की जरूरत होती है। मैं किसी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, हिंसा से जान माल का नुकसान होता है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती है और समाज में सौहार्द का वातावरण बिगड़ता है, लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। मैं कभी इस हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसको दूसरे देशों को भी इसको देखना चाहिए कि हमारे देश कि हमारे अगल बगल के देशों में जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इस पे भी पूरे गहरी पैनी नजर होनी चाहिए देशों को, और देशों को उससे सीख भी लेनी चाहिए कि अगर इस तरह की वहां पे दिक्कतें हो रही हैं तो कहीं हुआ ना, जैसे आपने देखा अगर श्रीलंका से पुराना राग क्या आप अलाप रहे हैं? एक सेकंड अनुराग, पुराना राग अलाप रहे हैं क्या? 2022 में वो श्रीलंका में वो कीमतें बढ़ने लगी थी, बहुत कुछ दिक्कत हो गई ईंधन की, कोयले की। जी भारत भी श्रीलंका की राह पे तो नहीं चलेगा, अब नेपाल में हो गया, हम नेपाल की राह तो हम नहीं जा रहे। हर चीज को भारत के साथ जोड़ के क्यों देखने की जरूरत? नेपाल की समस्या अपने आप संभलेंगे, श्रीलंका की थी उसने संभला नहीं। मैं भारत देखिए बात ये नहीं है कि मैं उसको भारत से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो देश होते हैं उनको दूसरी देश की समस्याओं से अपने सबक आप को लेना भी समझने चाहिए। की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मजबूत लोकतंत्र है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान में मजबूत लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ पे विरोध होता है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन सीखने की जरूरत तो है ना, हर देश को सीखने की जरूरत नहीं। है। असमानताएं तो पर भारत में बढ़ रही हैं, असमानताएं तो बढ़ रही हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, अभी बिहार चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस चिंता का विषय तो इसलिए मैंने आपसे बोला ना, चिंता का विषय तो हर देश को होना चाहिए। जैसे जब सवाल विपक्ष उठाता है, जब से हम लोग सवाल यहाँ देश के अंदर उठाते हैं, तो सत्ता पक्ष को हमारी जो समस्या उठाते हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आम आदमी के सरोकारों को तो एड्रेस करना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।